हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं तद्भव तत्सम के बारे में। अक्सर करके बच्चों में एक शिकायत होती है कि हमें तद्भव तत्सम याद नहीं होते हैं, या ये हज़ारों की संख्या में होते हैं, कई हज़ारों की संख्या में होते हैं, और इनको कितना याद किया जाए, कब तक याद किया जाए, या फिर इनकी किताबों में या कहीं पर भी इनकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई फंडा नहीं है। तो आइए आज आपको बिल्कुल फंडा, बेहतरीन फंडे के माध्यम से, ट्रिकों के टाइप के माध्यम से आसानी से इसे आप याद कर पाएंगे, बहुत ही सरल तरीके में। बस आप थोड़े ही समय में आप इसे पूरे सैकड़ों, हजारों, लाखों तद्भव तत्सम आप तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम लोग इन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि तद्भव या तत्सम क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले तत्सम की चर्चा करते हैं। तो तत्सम को आप बहुत ही कम शब्दों में याद करिएगा कि संस्कृत भाषा से बिना, बिल्कुल, यानी कि संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन के जब हिंदी में कोई शब्द यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, तत्सम बोल देते हैं। तो अगर चाहो तो ये परिभाषा याद कर सकते हैं कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त शब्द, यानी कि अगर हम संस्कृत भाषा का कोई भी शब्द उठाते हैं, अगर उसको ज्यों का त्यों अगर हम हिंदी में रखते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोल देंगे तत्सम। वास्तव में तत्सम बराबर संस्कृत का शब्द होता है। अगर हम इसमें चर्चा करते हैं, या फिर जैसे अभी हम देखते हैं कि तत्सम बराबर क्या होता है, तो तत्सम बराबर होता है संस्कृत का शब्द, संस्कृत का शब्द, और तद्भव बराबर क्या होता है, हिंदी का शब्द, हिंदी का शब्द। यानी कि ये आसान भाषा में अगर चाहें तो ये भी याद कर सकते हैं, ये भी अपनी अपनी एक परिभाषाएं हैं। तो यहाँ बहुत ही आसान भाषा में इनको समझने के लिए आप जान लीजिएगा इसे आप कैसे समझ सकते हैं। तो ये वास्तव में जिसको हम तत्सम बोलते हैं वो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त शब्द होते हैं, और अगर हम तद्भव की बात करते हैं तो ये संस्कृत भाषा से हिंदी में बहुत थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उनको प्रयोग में लाया जाता है। तो तद्भव क्या होता है, तद्भव संस्कृत का ही शब्द होता है, परंतु उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत बदलाव करके उसको हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो इसलिए उसे हम हिंदी का शब्द कहते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर सब प्रश्न को समझते हैं कि हम तद्भव और तत्सम को एक सरल भाषा में कैसे पढ़ सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं बिल्कुल स्पेशल तरीके से कि एक बात ध्यान रखना है कि जब भी कभी किसी भी शब्द को बोलने के दौरान हमारी जो जिह्वा है, जो हमारी जीभ है, यह अगर बहुत अधिक बार टेढ़ी मेढ़ी या इस पर बल पड़ रहे हैं या कई बार लड़खड़ा रही है, तो उस दौरान जो वर्ड बोला जा रहा होता है तो वो शब्द जो होगा वो तत्सम होगा। तद्भव शब्द सदैव वो होते हैं जिनको बोलने के दौरान बड़ी ही सुगमता और सरलता के साथ बोला जाता है। यानी कि जितने तद्भव शब्द होते हैं वो बहुत ही सरल जो है आवाज़ में उनको बोला जा पाता है, और जो तत्सम होते हैं उनको बोलने के लिए हमारी जीभ बहुत ही ज़्यादा लड़खड़ाती एवं उसमें बल पड़ते हैं एवं उसे टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है। कोई भी उदाहरण आप उठा सकते हैं, जैसे एक छोटा सा प्रश्न आता है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसके उदाहरण में, जैसे यहाँ पर आप एक बार फिर देख लीजिएगा कि शब्द बोलने में जीभ को अत्यधिक बल पड़े तो समझ लें कि वो तत्सम है, अगर कम बल पड़े तो वो सदैव तद्भव होता है। बल का मतलब टेढ़ा मेढ़ा भी है, बल का मतलब ताकत भी है, बल का मतलब लड़खड़ाना भी है। तो अगर कम लड़खड़ा रही है तो तद्भव है, या नहीं लड़खड़ा रही है तो तद्भव है, अगर लड़खड़ा रही है हमारी जीभ या जिह्वा तो वो फिर तत्सम है। तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाता है श्रृंगार, और एक को लिख दिया जाता है श्रृंगार, यानी कि यहाँ पर दो लिखे हुए हैं। तो इसमें तद्भव कौन है, तत्सम कौन है, कैसे जान गए? इस परिभाषा को एक बार जान लीजिए कि अगर बोलते दौरान, शब्द को बोलते दौरान अगर जीभ बहुत ज़्यादा बार लड़खड़ाती है तो उसे हम तत्सम बोलेंगे, अगर हमारी जीभ नहीं लड़खड़ाती है तो उसे हम तद्भव बोल सकते हैं। जैसे इसमें जब हम श्रृंगार बोलते हैं तो श्रृंगार बोलने के दौरान बहुत ज़्यादा बार जीभ आपकी लड़खड़ा रही है। या फिर जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, आप ये बोल सकते हैं
करपट और कपड़ा, यानी कि ये भी शब्द है करपट या कपड़ा। यहाँ पर आसानी से आप समझेंगे, करपट बोलने में जबान बहुत बार लड़खड़ा रही है, मगर कपड़ा बोलने में जबान हमारी लड़खड़ा नहीं रही है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारा करपट क्या है। तो करपट हमारा जो होता है वो तत्सम होता है, कपड़ा सरल जो है आवाज में बोला गया है, इसलिए ये तद्भव है। उसी तरीके से श्रृंगार जब बोला गया है तो यहाँ पर देखा गया है कि हमारी जबान बहुत ज़्यादा बार लड़खड़ाई हुई है, और सिंगार बोलने के दौरान हमारी जबान लड़खड़ाई नहीं है, इसलिए सिंगार जो है वो क्या बन गया, तद्भव बन गया, और ये क्या बन गया, तत्सम। तो चलते हैं अगले हम स्टेप पे चलते हैं। तो सबसे पहला नियम यहाँ पर हम आपको बताते हैं, नियम नंबर जो हमारा है 1। तो इस नियम नंबर 1 में आप कैसे समझेंगे कि जो नियम नंबर आपका 1 बनता है उसमें हम लोग बात को समझते हैं कैसे। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि तत्सम, अगर हम तत्सम की चर्चा करते हैं, अगर शब्द में छ का प्रयोग किया जाएगा, अगर किसी भी शब्द में छाता जिसे कहते छतरी बोलते हैं, अगर इसको प्रयोग किया जा रहा है तो वो वर्ड सदैव क्या होगा, वो सदैव तत्सम होगा। यानी कि कहीं पर भी अगर इसका प्रयोग किया गया है तो वो सदैव क्या हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे, यानी कि ये छ है, इधर ये छ है, इधर बीच में है, इधर पहले है, इधर भी बीच में है, इधर भी बाद में है। तो यहाँ पर छ का प्रयोग हुआ, इससे पता चल जाता है कि ये क्या है, यानी कि जहाँ जहाँ छ का प्रयोग होगा वो सदैव क्या होता है, तत्सम होता है। मगर एक प्रश्न हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो छ होता है ये बाद में अगर इसको हम तत्सम को क्या बना देते हैं, अगर इस तत्सम को अगर हम लोग बाद में तद्भव बनाते हैं तो क्या करना होगा, इस छा का बदलाव हमें करना होता है ख और छ में, यानी कि ख और जो है छ इन दो में बदलाव हो सकता है। यानी इनका जैसे, इसका उदाहरण देखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्या है, अक्षी, यानी कि अक्षी, अक्षी माने आंख होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, ये जो छाता है वो काहे में बदल गया है, खा खरगोश। अब यहाँ पर आता है क्षीर, क्षीर को क्या कर दिया गया, खीर कर दिया गया। और उसी तरीके से अछोट को क्या कर दिया गया, यहाँ पर अछोट को सीधा सीधा अखरोट कर दिया गया। क्षेत्र को क्या कर दिया गया, यहाँ खेत कर दिया गया। और अक्षर को क्या कर दिया गया, तो यहाँ पर अक्षर कर दिया गया है। और यहाँ इच्छ, ये ईख होती है, इसको क्या कर दिया गया, यहाँ पर ईख कर दिया गया। तो जिस तरीके से नियम नंबर आपने 1 में देखा, तो आप इससे तो यहाँ पर तो केवल 4 उदाहरण हैं, केवल 4 उदाहरण रखे गए हैं, मगर आप इनके हजारों सैकड़ों लाखों जितने भी आपको अपनी किताब में मिलते हैं, आपको कहीं पर मिलते हैं, तो उनको करते हुए चले जाइए। तो आपका नियम नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है कि जब भी कभी किसी शब्द में किसका प्रयोग किया जाए, अगर किसी भी शब्द में अगर प्रयोग किया जा रहा होता है छ का, तो समझ लेना कि जो छ का प्रयोग हो रहा है तो वो सदैव क्या होगा, वो तत्सम होगा। अगर उसमें अगर कहीं, अगर इसको आप नियम नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट और इसका पार्ट होता है ये सेकेंड, तो अगर नियम नंबर 1 का पार्ट जो होता है सेकंड करते हैं तो उसको कैसे याद करेंगे, अगर शब्द में ख और छ का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे तद्भव कहेंगे। नियम नंबर आपका 1 कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं अगले नियम पे, और नियम नंबर हम लोग 2 पढ़ते हैं। अब यहाँ पर नियम नंबर 2 में क्या बताया गया है, जल्दी से बिल्कुल समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से है, बिल्कुल सरल माध्यम से बताया जा रहा है, जो कि आपको ये कहीं पर आसानी से नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप जान लीजिएगा कि नियम नंबर 2 में जो बताया गया है क्या है, यानी कि यदि शब्दों में या का प्रयोग हुआ है तो सदैव वो क्या होता है, तो सदैव अगर या का प्रयोग हुआ है तो वो तत्सम होगा। अगर शब्द में ज का प्रयोग हुआ है तो वो सदैव तद्भव होगा। तो यहाँ पर ज्या शब्द का अगर किसी भी शब्द में प्रयोग हुआ है तो वो सदैव ऑटोमेटिक काहे में होता है, वो तद्भव बन जाता है। मगर या का प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है, वो तत्सम होता है। मगर नियम नंबर 1 का पार्ट 1 है ये, और नियम नंबर 1 का ये पार्ट 2 है। तो प्रश्न आता है कि अगर हमें इसी तत्सम शब्द को तद्भव बनाना है तो उसे किस से किस में बदल देना होता है, तो या को जा में बदल दो, या को जा में बदल दो, वो शब्द ऑटोमेटिक तद्भव बन जाएगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं,
उदाहरण के रूप में यहाँ देखें, जैसे अगर हम या यज्ञ जिसे बोलते हैं यानी योगी को क्या कर देते हैं, योगी को जोगी कर देते हैं यानी जा में तब्दील कर देते हैं तो तद्भव बन जाता है। और इधर क्या होता है, या होता है तो वो सदैव तत्सम ही होता है। जैसे युग की बात करी गई तो युग को क्या कर दें, जुग कर दें तो क्या हो जाएगा, जुग कर देंगे तो आसानी से आपका हो जाएगा, जिसे आप लोग तद्भव कहते हो। यानी इधर क्या है, इधर आपका है तद्भव, बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं भाई। इधर है तत्सम, ये आपके हैं। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, अगर ज का प्रयोग शब्द में है तो वो तद्भव है, अगर या का प्रयोग शब्द में है तो वो तत्सम है। अब यहाँ पर देखो यजमान, यजमान को क्या कर दें, जिजमान, यजमान को क्या कर दिया जाए, जिजमान कर दिया जाए। और यमुना को क्या कर दें, जमुना कर दें। तो आसानी से आपका नियम नंबर 2 भी फॉलो हो जाता है, बिल्कुल सरल तरीके में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिर चलते हैं हम लोग अपने अगले नियम नंबर पर और देखते हैं नियम नंबर 2 के बाद नियम नंबर आपका है 3, यानी कि इसका जो है ट्रिक नंबर जो है नियम नंबर है 3 पे हम लोग देखते हैं यहाँ क्या बताया गया है। बिल्कुल आसानी से इसे समझिएगा। जैसे बोला गया है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वर्ण कौन सा, ये जो वर्ण रा होता है, ये जो वर्ण रा होता है, इस वर्ण रा का जो अर्धक प्रयोग किया जाए, इस वर्ण रा का जो अर्धक होता है, जो आधा होता है, तो वो समझ लेना वो सदैव तत्सम होगा। मगर यहाँ वर्ण रा का अर्धक नहीं है तो पहले समझ लीजिएगा। वर्ण जैसे ये आपका रा है तो इस रा को अगर आधा करते हैं तो एक रा ये बनेगा, एक रा ये बनेगा और एक रा ये बनेगा और एक रा आपका ये बनेगा, जिसे आप लोग बोलते हैं ऋषि वाला। ये यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 प्रकार की रा होती हैं, जो कि रा का सदैव अर्धक यानी आधा कहा जाता है। ये क्या हैं, ये रा के आधे कहलाते हैं, मगर इसका प्रयोग नहीं, इसी का आधा यहाँ किया जाता है। तो एक ये रा होती है, एक ये रा है और एक ये रा है। और यहाँ पर समझना है कि इनको हम कैसे समझेंगे कि अगर किसी वर्ण में, अगर किसी वर्ण जो होता है उसमें रा का आधा प्रयोग किया गया है तो वो सदैव क्या होगा, तत्सम होगा। बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अब हम इनको समझते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि इसे कैसे याद करेंगे। तो पहले एक बार फिर से जान लीजिएगा, यहाँ पर हम पहले बना देते हैं। यानी कि र का एक होता है ये वाला, एक होगा आपका ये वाला और एक होगा आपका ये वाला और एक होगा ये। यानी कि ये है जैसे हम लोग प्रदीप लिखते हैं या प्रकाश लिखते हैं, ये है जैसे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्व उड़ंकीरा जिसे कहते हैं, इसको ट्रक या ट्रेन वाली आधीरा बोलते हैं, इसको ऋषि वाली आधीरा बोलते हैं, जैसे कृष्ण। तो अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, अर्धपूरक। तो अर्धपूरक लिखा है तो पहले तो जान जाओ कि यहाँ पर ये देखो अर्धक लगा है, रा वर्ण का अर्धक लगा है, यानी ये वाली रा है, इससे पता चल रहा है कि ये क्या है, ये तत्सम है। आम्र, यहाँ पर देखेंगे कि ये आम्र में ये वाली रा यूज की गई, इससे पता चल रहा है कि क्या है, तत्सम है। यहाँ पर भी ये उड़ंकीरा का प्रयोग किया गया है तो ये क्या है, तत्सम है। एकत्र, यानी कि यहाँ पर ये वाली, ये जो त्र है इसमें यहाँ पर ये वाली प्रयोग की गई तो इससे पता चल रहा है ये तत्सम है। स्पर्श, ये वाला प्रयोग किया गया है, ये क्या है, व्याघ्र लिखा है, ये कहाँ पर है, ये भी तत्सम है। और उट्र, यानी कि ये वाली उट्र प्रयोग किया गया है, ये भी क्या है, ये भी आपका जो है तत्सम है। और अगर यहाँ पर देखते हैं इसके बाद कृष्ण, यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर कृष्ण देखते हैं तो कृष्ण में क्या लिखा होता है, जैसे अभी हम लोग चर्चा करते हैं कृष्ण या फिर ग्रह लिखा होता है। गौर करना, इधर समझिएगा आप लोग, जैसे लिखा है कृष्ण तो कृष्ण लिखा है तो इसमें कौन सी रा का प्रयोग हुआ है भाई, इसमें प्रयोग किया गया है हमारी ऋषि के अधीरा का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर ग्रह लिखा है तो यहाँ पर कौन सा रा का प्रयोग किया गया है, तो कहने का मतलब है अगर इन प्रकार की रावों का प्रयोग किया जाता है तो समझ लेना कि वो क्या होगा, वो सदैव तत्सम होगा। मगर इनके तद्भव जान लीजिए, क्योंकि उनको जानना बहुत जरूरी है कि अब जैसे अर्धपूरक शब्द यहाँ पर है तो अर्धपूरक शब्द में इसका क्या करेंगे, अधूरा करते हैं। तो यहाँ जो क्या कर दिया था, अधूरा। और आम को क्या करते हैं,
आम्र को कर देते हैं आम, और अर्ध को कर देते हैं आधा, एकत्र को कर देते हैं इकट्ठा, स्पर्श को कर देते हैं परस, और व्याघ्र को कर देते हैं बाघ, और उष्ट्र को कर देते हैं ऊंट, और कृष्ण को कर देते हैं किशन या तो कान्ह कर सकते हैं। और अगर ग्रह लिखा है यहाँ पर तो ग्रह को क्या कर सकते हैं, घर कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से आप समझ पाएं। अब देखेंगे इसके बाद हम लोग नियम नंबर 3 के बाद नियम नंबर हम 4 पे चलते हैं। और नियम नंबर 4 में क्या कहा जाता है, साफ साफ आपको याद रखना, बिल्कुल क्लियर याद रखना है कि अगर कहीं पर कोई भी शब्द दिया गया है तुमको और उस शब्द में व का प्रयोग किया जाए तो समझ लेना आंखें बंद करके कि वो तत्सम ही होगा। मतलब एक ट्रिक है, बिल्कुल फंडा है कि वो बिल्कुल तत्सम ही होगा, क्योंकि वह शब्द जो है संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो याद रखना। और जितने रा के अर्धक होते हैं, आधे होते हैं, वो सब संस्कृत के शब्द हैं। तो जिनमें संस्कृत के शब्द बदले नहीं जाते हैं वो सारे के सारे तद भव नहीं तत्सम होते हैं। ये चीज ध्यान रखना है बिल्कुल। अब देखिएगा, अगर किसी भी शब्द में ब का प्रयोग है तो समझ लें कि वो सदैव तद्भव होगा, क्योंकि ब जो होता है वो हिंदी का शब्द है, इसलिए इसे हिंदी वाले में यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, इनको समझते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न आपका बनता है बन, तो बन को क्या कर दें, यानी वन को कर देते हैं बन, और वर्षा को कर देते हैं बरसा या बरखा, या फिर जो बानर है बानर को कर देते हैं बंदर, विवाह को कर देते हैं ब्याह, और उसके बाद हम वत्स को कर देते हैं बच्चा, और विद्युत जो होती है उसे हम कर देते हैं बिजली। आसानी से आप समझ पाए होंगे। बिल्कुल आप ऊपर ध्यान दीजिए, ये तो एक मात्र सहारा है आपको उदाहरण का, इसे कोई लेना देना नहीं। आप अपने प्रैक्टिस सेट में करिएगा, वहाँ जो भी मिल जाए आप इस नियम को फॉलो करिएगा बस। यानी कि आपको कितना उठाना है, बस आपको इतनी चीज उठानी है। नियम नंबर 4 में इतना उठाना है कि अगर कहीं किसी शब्द में वा आए तो तत्सम होगा, अगर बा आए तो वो तद्भव होगा, काम खत्म। बाकी ये तो एक बहाना उदाहरण है बिल्कुल। तो चलते हैं नियम नंबर अगले पे। यहाँ पर आपका नियम नंबर 5 आता है, और नियम नंबर 5 में हम लोग देखते हैं क्या बताया गया है। तो आसानी से समझिएगा, क्योंकि नियम नंबर 5 में साफ साफ यहाँ बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हमारे शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पर चर्चा की गई कि यदि शब्द में छ, स्र, सीटी और खटकोण अगर है तो वो क्या होगा, तत्सम होगा। अगर कहीं ये शब्द आपको दिख जाते हैं तो सदैव वो वर्ड क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा तत्सम। मगर यहाँ कहा जा रहा है कि इन चीज़ों का बदलाव अगर किया जाएगा, इनका सबका बदलाव किया जाएगा तो तद्भव में वो किस रूप में प्रयुक्त होगा, सा में प्रयुक्त होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें संस्कृत के शब्दों की हैं, और सा सपेरा जिसे कहते हैं ये जो है हिंदी शब्द का प्रयोग, यानी हिंदी शब्द का वर्ण है। तो चलते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण स्वरूप आपको बताया गया है, यहाँ अगर हम कृषक, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, खटकोड़ ये मिल रहा है। तो कृषक को क्या कर देते हैं, किसान में तब्दील कर देते हैं, यानी खा खटकोड़ को हम सा सरौता में चेंज कर देते हैं, या फिर सा सपेरा जिसे कहते हैं उसमें चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, खटकोड़ को यहाँ पर भी इसमें चेंज कर दिया, और सा सीटी को भी उसने इसमें चेंज कर दिया, यानी कि यहाँ पर आसानी से समझ पाएं। यहाँ लिखा है शर्षप, यानी खटकोड़ यहाँ पर है, ये खटकोड़ है शर्षप, यानी कि शर्षप। तो यहाँ खा खटकोड़ को देखो यहाँ पर सा में बदल दिए हैं, और उड़ंकी रा को सीधा रा में, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से शर्षप यहाँ पर है तो उसको सरसों कर दिया। इधर दर्शन लिखा है तो दर्शन, सा सीटी को क्या बना दिया गया, सरौता यानी कि सपेरा में चेंज कर दिया गया। श्यामल लिखा है तो
श्यामल में क्या कर दिया गया है, श्यामल में कर दिया गया है श्यामला कर दिया गया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जितने आपको मिलेंगे इसके सारे उदाहरण बहुत सारे रख दिए गए हैं। तो जैसे श्रेष्ठी है तो श्रेष्ठी को सेठ कर दिया गया, श्रृंगार को सिंगार कर दिया गया, श्रृंग को सींग कर दिया गया और पक्ष को पंख कर दिया गया और मच्छिका को मक्खी कर दिया गया और पंछी को क्या कर दिया गया, यानी कि पक्षी कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि अगर कोई भी शब्द तुमको दिया जाता है उस शब्द में छ छत्री, स्र, सा सीटी और खा खटकोण जिसे बोलते हैं, तो अगर ये मिल जाते हैं तो आंख बंद करके आपको आंसर करना होगा कि वो तत्सम ही है। ठीक है, मगर ध्यान रखना कि ये जो छत्री होता है, सासीटी होता है या ये खटकोड़ होता है, ये सब काहे में बदल जाता है, सब इसमें बदल जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नियम नंबर 5 के बाद हम लोग आते हैं 6 नंबर पर, और 6 नंबर पर क्या है, बिल्कुल आसान समझिएगा। यहाँ बताया गया है कि संयुक्त व्यंजन जितने आपके हिंदी वर्णमाला जो आपकी होती है, जिसे हिंदी वर्णमाला कहा जाता है, तो हिंदी वर्णमाला में जितने संयुक्त व्यंजन होते हैं वो अगर आपको कहीं भी मिल जाएं तो समझ लेना कि वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक सदैव सदैव तत्सम ही होगा। यानी कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। यानी कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। इतने संयुक्त व्यंजन होते हैं, यानी संयुक्त व्यंजनों की संख्या बराबर 4 होती है। हमारे वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अगर ये 4 व्यंजन किसी भी शब्द में मिल जाते हैं तो समझना है कि वो तत्सम ही है। अब प्रश्न जान लीजिएगा कि अगर छ छत्री बनाई जाती है तो आधी का और ख खटकोड़ मिला करके बनाते हैं तो छत्री बनता है। अगर हम त्रा करते हैं तो आधीता और रा मिलाते हैं तो हमको त्रा मिल जाता है। ज्ञ जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आधी जा और प्लस इया, यानी आधी जा प्लस इया बनाते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ ज्ञ बन जाता है। और स्र की बात करते हैं तो सा सीटी बनाते हैं आधी और प्लस क्या बनाते हैं, रा बनाते हैं, यानी तो स्र। तो ये क्या बन जाता है, अगर इन शब्दों का कहीं संयुक्त में प्रयोग हुआ है, इनका संयुक्त में प्रयोग हुआ है, यानी कि संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, तो आंख बंद करके आंसर करना कि वो तत्सम ही होंगे। चलते हैं बिल्कुल अगले नियम नंबर पे चलते हैं। तो यहाँ पर नियम नंबर जो अभी हमने 6 पढ़ा था, तो 6 का ही एक छोटा सा अंग है जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो हमारा व होता है, यानी जो ज्ञानी है आपका, जिसे ज्ञ बोलते हैं। तो ज्ञ सदैव किस में बदल जाता है, ज्ञ में बदल जाता है। अगर आपको किसी शब्द में ज्ञानी मिले तो वो तत्सम होगा। अगर आपको किसी शब्द में जैसे जो जहाज है ज मिले तो वो सदैव क्या होगा, तद्भव होगा। तो सीधी सी बात, यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा है अज्ञानी, तो अज्ञानी लिखा है, तो इससे पता चल गया कि ज्ञानी मिल गया तो ये क्या होगा, ये तत्सम ही होगा। मगर अगर इसको ज्ञानी को किस में बदल दें, अगर इसको हम ज्ञ में बदल दें तो क्या हो जाएगा, वही तद्भव हो जाएगा। फिर से देखें, जैसे विज्ञान, तो विज्ञान लिखा तो तत्सम है, मगर यदि हम इस ज्ञ को हम ज् में बदल दें या विज्ञा में बदल दें तो क्या हो जाएगा, वो तद्भव बन जाएगा। उसी तरीके से अज्ञान, अज्ञान को अगर अजान लिख देते हैं, आ माने नहीं, जान माने जानने वाला, यानी कि अजान, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वही शब्द सदैव तद्भव हो जाता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। नियम नंबर जो है आपका अगला जो आता है वो कौन सा है, तो वो भी आप समझ लीजिएगा। चलते हैं नियम नंबर अपने 8 पे चलते हैं। और नियम नंबर जो 8 है आपका बहुत ही सामान्य पॉइंट है, बहुत ही सरल पॉइंट है आपका नियम नंबर 8। और यहाँ पर जान लीजिएगा कि जिस तरीके से यहाँ बोला गया है कि यदि शब्द में, यानी कि यदि शब्द में चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु का मतलब आप जान लीजिएगा, यदि शब्द में ये चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा तो समझ लेना कि वो क्या हो जाएगा, वो सदैव तद्भव होगा। यानी कि यहाँ बात करी जा रही है कि यदि कोई शब्द हमको दिया गया, हमको किसी भी प्रश्न पत्र में कोई शब्द दिया गया है, अगर उसमें इस चंद्र बिंदु का प्रयोग कर लिया गया है तो समझ लेना कि वो क्या है, वो फिर बन जाएगा तद्भव।
तो बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक के जितने सारे उदाहरण के स्वरूप आपके सामने रखे गए हैं, यानी कि शब्द रखे गए हैं, उनमें से सब में एक प्रश्न दिख रहा है, यानी कि चंद्र बिंदु दिख रहा है, और इधर आप देखेंगे तो वही चीज़ यहाँ पर हट रही है। तो प्रश्न बनता है कि अगर किसी भी शब्द में हमको चंद्र बिंदु दिखाई देता है तो सदैव सदैव तद्भव ही होगा। तो अगर कहीं आप लोग यहाँ देखें, अगर इसको हम आँख को करते हैं तो अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि अंधेरा को करते हैं तो यहाँ अंधकार कर सकते हैं। अब उसके बाद है इसके बाद देखेंगे तो इधर क्या है, ये सारे के सारे हैं तत्सम, इधर क्या है तद्भव। इसको ध्यान रखना है, इधर जो है आंसर आपका उल्टा रखा गया है, तो बिल्कुल ध्यान करना है, इधर तत्सम है और इधर क्या है तद्भव है। अगर आँच का करते हैं तो क्या हो जाता है अर्ची हो जाता है, अगर आंवला का करेंगे तो क्या हो जाएगा आमलक हो जाएगा, अंगरखा का करेंगे तो अंगरक्षक हो जाएगा, अगर अंगूठा का करते हैं तो अंगुष्ठ हो जाएगा। और फिर भी देख लेते हैं, कुंवर लिखा है तो कुंवारा कर दें या कुमार कर दें, ठीक है। अगला है गेहूं लिखा है तो गोधूम कर दें, अगर चांद लिखा है तो आप इसे चंद्र कर सकते हैं। तो बच्चों बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आया होगा कि तद्भव और तत्सम जो है आपको कभी बहुत ज़्यादा रटने नहीं हैं। अगर आप ये 4-5 पॉइंट नियम के आधारित आप याद कर लेते हैं तो आपको हजारों तद्भव तत्सम याद हो जाएंगे।